आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब अपनी सेवा पारस एचएमआरआई पटना में देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और आपकी शैक्षणिक जो पढ़ाई और कैसे आपको समझ में आया कि आपको अभी डॉक्टर बनना चाहिए। जैसा कि बताया, मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ। मैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट और इंचार्ज के रूप में वर्ष 2017 से कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली के बीएल कपूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था। मैंने अपनी पढ़ाई, बचपन की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से किया है, बिहार में ही। उसके बाद डीएवी शामली में पढ़ा है। फिर दिल्ली से मैंने एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया किया है। उसकी एमडी एनेस्थीसिया करने के बाद फिर मैंने क्रिटिकल केयर में फर्दर फेलोशिप किया है, या आप इसे सुपर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। जहाँ तक आपने बोला कि डॉक्टर बनने का जैसे ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ, तो देखिए, कि सभी व्यक्ति अपने आसपास देखते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं बचपन की यादों और बचपन के कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर के आगे का डिसीजन लेते हैं। उसी तरह, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग घर में आसपास जो माहौल था कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा था कि घर परिवार से कोई ना कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बने। और बाद में जब मेडिकल में एंटर किया तो फिर डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है उस ओर झुकाव हुआ, और इसलिए हम लोग मैं डॉक्टरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका इस फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस? एमडी एनेस्थीसिया करने के बाद मेरा कुल मिलाकर के 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। एमडी एनेस्थीसिया करने के बाद यदि टोटल वैसे काउंट कर लें तो 15 साल एक्सपीरियंस हो गया है। आईसीयू मैं चाहूँगी कि आप ये क्या है ये बताएं हमें। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे इमरजेंसी है, वार्ड है, आईसीयू है, ओटी है। तो आईसीयू एक ऐसा हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट या जगह है जहाँ पर कि हॉस्पिटल में सबसे जो सिक व्यक्ति रहते हैं, बीमार व्यक्ति रहते हैं, क्रिटिकल रहते हैं, उनके लिए यह एक स्पेशलाइज्ड प्लेस है। कि यह केवल एक स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं है, यह एक स्पेशलाइज्ड सुविधा वाला एरिया है, जहाँ पर कि आपके पास मशीन, मॉनिटर, वेंटिलेटर और भी अन्य सुविधाएं रहता है। साथ में आईसीयू के लायक ट्रेंड स्टाफ, नर्सेज रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वहाँ पे डाइटिशियन रहते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि 24 घंटे वहीं केवल आईसीयू में ही रहते हैं। ये मैक्सिमम ये होता है कि ना, आप देखते हो कि वार्ड में है कि ना थोड़ा सा कम बीमार व्यक्ति है, तो वहाँ पे डॉक्टर आए, देखे, दवाई लिखे, फिर जाकर के वहाँ से चले गए, कि फिर जाकर के अपना ज़रूरत के अनुसार आते हैं। आईसीयू में हमेशा बेड साइड आपको राउंड द क्लॉक 7-8 पेशेंट पे एक डॉक्टर उनको देखते रहते हैं। साथ में अन्य डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर आते हैं और उनको अटेंड करते हैं। आईसीयू में बहुत सारी सुविधाएं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बेड की संख्या हो गई या फिर ये सब, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। पारस में सब मिलाकर के कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड हैं, जिसमें कि कार्डियक सर्जरी एंड सीसीयू भी इंक्लूडेड है। और हम लोग जिस फ्लोर पे देखते हैं, हम लोगों के डिपार्टमेंट मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरोसर्जिकल आईसीयू, न्यूरोलॉजिकल आईसीयू मिला करके टोटल 70 बेड हैं हम लोगों की उसमें, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है। ठीक है, ये अलग अलग विभाग में बटा हुआ है। मेडिकल आईसीयू इसमें इंक्लूड है, सर्जिकल आईसीयू है, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल आईसीयू है, पल्मोनरी मतलब चेस्ट आईसीयू अलग से है। इसी तरह कोविड की हालत को देखते हुए हम लोग कोविड की सेवा, कोविड आईसीयू अभी भी हम लोगों का कंटिन्यू है। जैसा कि आपने बताया कि न्यूरो, पल्मो ये सब सुविधाएं आईसीयू में होती है, तो आप अगर बात करें तो आप क्या क्या सुविधाएं, जैसे क्या क्या देखते हैं? मैं इंचार्ज होने के रूप में, क्योंकि मैं ये मतलब कि हम लोगों का जो आईसीयू है 4थे मंजिल पे है, कि जो 70 बेड का मैंने बात किया, मैं उसका हेड के रूप में हूँ। तो इसलिए मैं ओवरऑल सब कुछ सुपरवाइज करता हूँ, और हमारे हर यूनिट के लिए अलग अलग कंसर्नेंट हैं।
तो वो लोग पार्टिकुलरली देखते हैं और फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। आईसीयू में मरीज को किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है? कि आईसीयू में मैक्सिमम वैसे पेशेंट आते हैं जो ज़्यादा सिक हैं, जैसे कि किसी को सर में चोट लग गया, ब्रेन हिमरेज हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, या नहीं तो किसी को बहुत ज़्यादा निमोनिया की दिक्कत, निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या कहीं से खून बह रहा है, पेट खून की उल्टी हो रही है, सीवियर डायरिया हो रहा है, या अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी बुखार ज़्यादा है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो सेप्टिक शॉक में पेशेंट है। इसलिए किसी भी तरह का जो पेशेंट, जो भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जिनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कंटिन्यूस इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिनका की हालत कि दवाई मतलब हमें मॉनिटरिंग के साथ साथ ये भी देखना होता है कि रिस्पांस देखना होता है, या नहीं तो मान लीजिए कि कोई पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए ना ऐसे मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है। तो इसलिए एक लाइन में बोलूँ तो जो भी क्रिटिकल पेशेंट हैं, जहाँ पर कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोगों को पेशेंट को आईसीयू में रखने की ज़रूरत होती है। मैं चाहूँगी कि अभी हाल में जो आपने ये डील किया हो इस तरीके से, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम लोग तो डेली बेसिस पे क्रिटिकल पेशेंट डील करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पूछा कोई एक, तो उसमें से रिसेंटली मुझे याद है कि एक ना 7-8 साल का बच्चा हम लोगों के हॉस्पिटल में आया था, 2-3 जगह से पहले कहीं और बाहर दिखाया था, तो उस बच्चे की ना कि अपेंडिक्स, जो आप लोग भी जानते हो कि अपेंडिक्स जो कि फट गया था और आंत बड़ी छोटी आंत में गलन हो गया था, तो वो इमरजेंसी में आए, उनको तुरंत ओटी ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया गया, तो ऑपरेशन करके किया गया। फिर ऑपरेशन के बाद क्योंकि कंडीशन नाजुक था, बीपी कम हो रहा था, तो और सेप्टिसीमिया में था पेशेंट, इन्फेक्शन हर जगह फैला हुआ था, तो उनको हम लोगों को आईसीयू में रखा गया। बच्चे को हम लोग उन लोगों को 3-4 दिन, बच्चे को 3-4 दिन वेंटिलेटर का ज़रूरत हुआ। बीपी कम था तो बीपी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दवाई दिया, तो एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड, ये सब दिया। तो वो एक, क्योंकि छोटा बच्चा था, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो हर तरह से मेडिकली भी चैलेंजिंग था। वेंटिलेटर से निकालने के लिए भी, मान नींद की दवाई कम करते थे तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता था। इमोशनल सपोर्ट बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट, ढाढ़स देना, ये एक रिसेंटली केस भी चैलेंजिंग था, और इमोशनल पार्ट जो फैमिली को सपोर्ट चाहिए था, वो भी एक चैलेंजिंग था। फाइनली बच्चा ठीक होकर के घर गया। अगर बात करें कि क्रिटिकल केयर कंडीशन के बारे में, तो एक फैमिली जिसमें क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट है, वो लोग क्यों पारस को चुने, इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं। देखिए, पहले जब बहुत पहले यदि बात करें तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकल केयर बिहार में कमी था। फिर पारस हॉस्पिटल खुला, तो यहाँ पे कि केवल क्रिटिकल केयर एक प्लेस नहीं है। क्रिटिकल के, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्रिटिकल केयर एक मतलब कि प्लेस, आईसीयू एक प्लेस होने के साथ साथ इक्विपमेंट होने के साथ साथ मैन पावर भी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नर्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, और सब कोई राउंड द क्लॉक 24 आवर इंटू 7 डेज सबकी आवश्यकता कभी भी टाइम पे पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सिक पेशेंट में ऐसा नहीं है कि ना 4 घंटे के बाद कोई आकर के देख रहा है किसी भी डिपार्टमेंट का। यह एक बहुत बड़ी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि हम लोगों का काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आईसीयू को लेकर के एज ओवरऑल। दूसरा है कि ना हम लोगों का डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, और फैसिलिटी है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। उसके बाद यह एक पहला हॉस्पिटल था जहां पर कि आपको क्रिटिकल केयर में इवन एट नाइट आईसीयू के कंसर्नेंट हमेशा, दिन हो या रात हो, संडे हो या कोई भी, या छुट्टी का दिन हो, हमेशा एक सीनियर लेवल पे एक आईसीयू कंसर्नेंट हमेशा अवेलेबल हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ना दिन का ट्रीटमेंट और रात के ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़े, ये यहाँ पे नहीं है।
तो हमें राउंड द क्लॉक आईसीयू उसी तरह चलता है, जैसे दिन में चलेगा उसी तरह नाइट में चलेगा। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है किसी भी पेशेंट के लिए। मैं बोला हॉस्पिटल के नहीं, ये पेशेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ है, ताकि उनको वो सुविधा रात के 12 बजे भी मिलेगा, 4 बजे भी मिलेगा, जैसा कि सुविधा दिन के टाइम मिलेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकल केयर टीम है, जिसमें कि हम लोग टोटल 28 डॉक्टर्स हैं केवल आईसीयू में, क्रिटिकल केयर टीम में, ठीक है। 7 कंसल्टेंट पोजीशन पे हैं और भी सीनियर लोग हैं। तो डिफरेंट स्फेयर से हैं। कुछ डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा है, 20 साल से ज़्यादा है आईसीयू टीम में। तो कुछ लोग बच्चों का स्पेशलाइजेशन है, कुछ लोग चेस्ट स्पेशलाइजेशन इसी में है, जिन्होंने अपने आप को उसमें स्पेशलाइज्ड किया है। इसलिए ये वेरिएशन, टीम, थॉट प्रोसेस अच्छा करने का हम लोगों का, कि पेशेंट ठीक हो, ये सब मिला करके मैं ये बिल्कुल आप लोगों को एश्योर करना चाहूँगा कि हम लोगों का क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट आज के समय में बिहार में बहुत अच्छा है, और हम लोग आगे का भी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करें। अगर बात करें कि पारस शुरुआत के 1 घंटे जो है वो फ्री में देता है, फ्री में इलाज करता है, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ जानकारी दें। जी, देखिए ये एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल ने लिया है कि कोई भी यदि व्यक्ति इमरजेंसी में यहाँ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी हुआ, पेशेंट को इमरजेंसी में आया, तो पहला घंटा जो भी मैनेजमेंट में लगेगा वो बिल्कुल फ्री किया हुआ है। और 1 घंटे में मैक्सिमम टाइम गोल्डन आवर बोलते हैं, 1 घंटे में स्टेबलाइज पेशेंट को करके फर्दर ये डिसाइड करने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता फैमिली को कि यहाँ एडमिशन कराना है या किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है। तब तक टाइम भी मिल जाता है पेशेंट स्टेबलाइजेशन करने का, फैमिली को थॉट प्रोसेस भी आ जाता है कि फैमिली अपना डिसाइड भी कर लेते हैं कि ना यहीं एडमिट कराना है, कहीं और ले जाना है। इसलिए यह मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पारस एचएमआरआई का। अगर बात करें आईसीयू में खर्च की, तो लोग बहुत डर जाते हैं कि खर्च है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं कि इतना ज़्यादा खर्च क्यों होता है, और एक मरीज के जो घर वाले हैं वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं कि खर्च लगने वाला है इतना। कि आज के समय में देखिएगा तो हेल्थ कॉस्ट ओवरऑल कि काफ़ी बढ़ गया है समय के साथ। किसी भी स्फेयर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या ट्रस्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है तो इसलिए वहाँ पे पता नहीं चलता है। प्राइवेट सेक्टर में जो है हम लोगों का कि आपका पेशेंट खुद से देते हैं या इंश्योरेंस देती है, इसलिए कॉस्ट हमें दिखता है, कॉस्ट दिखता है। गवर्नमेंट सेटअप का नहीं दिखता है कॉस्ट हमें। देखिए अब नेक्स्ट रहा कि बात जहाँ तक आपने पूछा है कि ना गवर्नमेंट कॉस्ट इतना क्यों जाता है। देखिए मोस्टली हम लोगों के पास काफ़ी बीमार पेशेंट आते हैं, कई 2-3 हॉस्पिटल से आते हैं, कई बार मतलब कि वहाँ से नहीं ठीक बेहतर होते तब आते हैं। तो वैसे में जांच की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, फिर मेडिसिन जो चलता है हाई कॉस्ट मेडिसिन देना पड़ता है, और कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का रेगुलर कंसल्टेशन लेना पड़ता है। कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ता है, कई बार अलग अलग प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब मिला कर के कॉस्ट आज के समय में आप देखेंगे कि ना हायर साइड होता है। कि ये केवल यही नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अब कंपेयर करेंगे कि ना कि दूसरे हॉस्पिटल से, लेकिन जितना आपको हॉलिस्टिक अप्रोच से यहाँ पे इलाज होता है तो वो जितना टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच से होगा, एग्रेसिव थेरेपी होगा, तो फाइनल जो कॉस्ट है बेनिफिट लगभग बाहर के बराबर ही होगा आपका। तो उसके लिए प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है तो देखिए आज के समय में या तो हमें गवर्नमेंट रिलेटेड कोई मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई फंड करे, या नहीं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपना इंश्योरेंस सबका, जैसे हम भी हैं, हम लोग भी अपना इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, और इंश्योरेंस एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, और सभी फैमिली मेम्बर का
कि इंश्योरेंस रहे और एडिक्वेट अमाउंट का रहे, जो कि आने वाले समय में ये भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो इंश्योरेंस रहेगा तो हम लोग एटलीस्ट ना फाइनेंशियली हम लोग फ्री रहेंगे कि हमें अच्छी सुविधा किसी भी मतलब कि टर्शरी हॉस्पिटल में कि कम लागत में हमें मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो आईसीयू के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। साथ ही आपने ये भी बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें हर इंसान को रहना चाहिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आप डॉक्टर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है आईसीयू के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।